कश्मीर लाइफ में आप सबका खैर मकदम है। 2021 में जब जेकेपीएससी ने पोस्ट का ऐलान किया तो तकरीबन 20,000 से ज्यादा एस्पिरेंट्स ने फॉर्म भरे। और हाल ही में जो रिजल्ट आया जेकेएस का, उसमें 187 कैंडिडेट्स को कामयाबी हासिल हुई। उसमें जो टॉपर रही मेघा गुप्ता, आज हमारे साथ वो बराह रास्त बात करेंगे और उनसे जानेंगे यह उनका यहाँ तक का सफर कैसा रहा। मेघा, कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी अचीवमेंट के लिए और आपका जी कश्मीर थैंक लाइफ यू। में वेलकम। थैंक यू। सो सबसे पहले आपसे जानेंगे आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है कहाँ रहा, और कॉलेज स्कूल स्ट्रीम सब्जेक्ट वगैरह के बारे में। मेरी स्कूलिंग प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट से ही हुई है, जम्मू से ही हुई है। जी। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन जुअलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री सब्जेक्ट मिक्स के साथ गांधीनगर कॉलेज से, विमेन कॉलेज से ही की है। उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स इन्वायरमेंट साइंसेज में जम्मू यूनिवर्सिटी से की। और फिर उसके बाद से 1890 में 2018-19 में मैं आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस सिविल सर्विसेज। ओके, तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या इससे पहले भी आपने ट्राई किया है? इससे पहले एक्चुअली यूपीएससी की अटेम्प्ट्स दी थी, तो 19 में यूपीएससी का मेंस आई मिस्ड द कट बाय 20 मार्क्स। बट ओके। यहाँ पे इट वाज माय सेकंड अटेम्प्ट। जी। तो आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है? मेरी मदर हाउसवाइफ हैं। भाई मेरा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और मेरे फादर इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। अ, हाँ। सो इससे पहले किसी ने फैमिली में ऐसा सिविल सर्विसेज ट्राई किया? मैं फर्स्ट हूँ अभी अपनी फैमिली में, एज ओह, सच कोई भी नहीं। हाँ हाँ ओके। जी। तो जब आपने आपने कहा 2019 में आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो क्या रही आपकी स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन की? देखो, स्टार्टिंग में तो सारे कंफ्यूज्ड ही चलते हैं, तो जो आता है वो जी। बंदा आदमी मतलब पढ़ता जाता है। तो वो उस टाइम पे वो मेच्योरिटी नहीं होती है, वो विद टाइम ही आती है। तो धीरे धीरे वो जी। सीखा कि क्या रिक्वायर्ड है क्या नहीं रिक्वायर्ड है। और धीरे धीरे वो उस चीज में एक शार्पनेस लाई कि क्या चीज पढ़नी है क्या चीज छोड़नी है। तो वो एक बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस रहा है। जी। तो देखिए, जैसे आपने खुद कहा कि उनकी वो शार्पनेस लानी होती है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट होता है, मटेरियल भी जी। उतना ही ज्यादा फिर आ जाता है। तो उसमें इंसान कैसे फिगर आउट करे कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है? क्या नहीं पढ़ना है से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए। कि देखिए, हम्म। जैसे आपको 10 सोर्सेस बोले जाते हैं हिस्ट्री के लिए। आप स्पेक्ट्रम भी उठा लीजिए, आप बिपिन चंद्रा भी उठा लीजिए। आप कोई भी नॉर्मल हिस्ट्री की बुक आप उठा लीजिए, या कोई भी पॉलिटी की बुक उठा लीजिए। तो एक गिवन सेट ऑफ टॉपिक्स जो होते हैं वो कॉमन रहते हैं हर बुक में। मकसद ये नहीं है कि आप कितनी बुक्स कवर कर रहे हैं, मकसद ये है कि आप यूपीएससी का जो गिवन, सॉरी जेकेपीएससी का जो गिवन सिलेबस है, आप उसको जी। कवर कर पा रहे हैं या नहीं कवर कर पा रहे हैं। जी। ठीक है, तो उसके लिए आपको बस टॉपिक्स और वो जो ने गाइडलाइन दे रखी है कि सिलेबस में ये वाला पोर्शन आपको कवर करना है, आपको वो एज अ गाइडलाइन सर्व करना चाहिए कि क्या ये मेरा कवर्ड है। उसके अलावा बाहर से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई टॉपिक जैसे फंडामेंटल राइट्स अगर लक्ष्मीकांत में कवर हो जाता है, वेल एंड गुड। अगर डीडी बसु में कवर हो जाता है तो भी वेल एंड गुड। मकसद है फंडामेंटल राइट्स पढ़ना। ओके। मकसद ये नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स 15 सोर्सेस से पढ़ना। मकसद ये नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स मल्टीपल जगह से पढ़ना। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि हर चीज का एक ही सोर्स रखेंगे तो भी आपको क्लियर रहेगा कि क्या चीज पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी ओके, देखिए प्रिपरेशन के बाद एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा, मतलब चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, तो उस टाइम पे आपने वो एग्जाम्स के दौरान, एग्जाम देते हुए लिखते हुए, पर्सनल इंटरव्यू के दौरान आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके या एरर्स को बिल्कुल ख़त्म करें? है। देखिए, तीनों स्टेजेस जो है ना वो बहुत ही स्पेसिफिक डिमांड्स रखती हैं कैंडिडेट से। जो प्रीलिम्स जी। है वो आपका कहीं ना कहीं एक क्या कहते हैं उसको, नॉलेजेबल गेस, जो जिसको एलिमिनेशन टेक्निक में यूज करते हैं, उसकी एक जी। बहुत आपकी इंटेलिजेंट गेसिंग जो है आपकी, वो उसको टेस्ट करता है। जो मेंस है वो आपका एक इन डेप्थ एनालिटिकल नॉलेज अलोंग विद फैक्चुअल, जो आप उसको
डेटा के साथ सजाते हैं अपने आंसर्स को विद डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, वो सब जी। चेक करता है। और इंटरव्यू जो है वो कम्प्लीटली आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और कॉन्फिडेंस ऑफ पर्सनालिटी चेक करता है। जी। तो इफ यू आर अवेयर अबाउट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दीज स्टेजेस, तो आप अपने आप को उस हिसाब से शार्पन अप कर सकते हैं, मतलब उसी हिसाब से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप शार्पन अप कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज तीन जी। घंटे में इतना लेंथी पेपर लिखना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो इट इज जी। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बिफोर हैंड ही उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, कि एटलीस्ट एग्जाम हॉल में आप पे ये एडेड बर्डन ना हो कि मैं ये पेपर कैसे कंप्लीट करूंगी। हाँ। तो एक वो प्रैक्टिस डेफिनेटली बिफोर हैंड हो जानी चाहिए आपकी। देखिए, ऐसा माना जाता है कि इंसान कितना भी प्रिपेयर्ड क्यों ना हो, जब एग्जाम हॉल में बैठता है तो बहुत एंजाइटी वगैरह होती है। तो इंसान उस चीज को कैसे फेस करे, या आपने कैसे फेस किया उस एग्जाम प्रेशर को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये एक्सेप्ट कर लेना कि ये पेपर अनप्रिडिक्टेबल है, आपके साथ ये होगा। तो जी। आपको उसमें भी यू हैव टू टेक इंटेलिजेंट शॉट्स। आपको हर चीज भी अटेम्प्ट करके आने की जरूरत नहीं है, और आपको हर चीज छोड़ के भी आने की जरूरत नहीं है। जब आप इतना जी। पढ़ते हो, जब आप इतना टाइम देते हो किसी भी सब्जेक्ट को, तो आपकी एक काफी ज्यादा एक इंफॉर्मेशन का सोर्स बन जाता है आपके पास ही, कि आप उस पे कम से कम भी तो 3 4 5 पॉइंट्स आप बना सकते हो, आपको पता होते हैं। तो जेकेपीएससी के सिलेबस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और उन्होंने क्लियरली बता रखा है कि आपके ये टॉपिक्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए। बाकी करंट अफेयर्स तो होते ही हैं, तो हर जी। टॉपिक पे अगर आप 3 4 5 पॉइंट्स भी प्रिपेयर्ड रखोगे अपने एग्जाम्पल्स, डेटाज, स्टैटिस्टिक्स के साथ, तो मुझे ऐसा जी। लगता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जेकेपीएससी आपसे पूछेगा जो जिसको आप आंसर ही नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल ही जी। नहीं कर पाएंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा। हाँ जी, देखिए, जैसे आपने कुछ कहा कि टॉपिक्स होते हैं, स्पेसिफिक टॉपिक्स हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन रहता है कि इंसान वो बुक्स, मतलब किस बुक, कौन सी बुक सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं, कौन सी बुक्स से आपने पढ़ा, या जो आपको लगता है कि ये बुक सही है? देखो, ये बोलना कि ये बुक सही है और दूसरी नहीं सही है, ये बहुत पर्सनल चॉइस होती है, टू बी जी। ऑनेस्ट। जैसे एंशियंट और मिडिवल के लिए बहुत लोग एनसीईआरटीज कंसल्ट करते हैं, बट हम्म। पर्सनली स्पीकिंग मुझे वो एनसीईआरटीज बहुत टफ लगी थी। तो उसकी जगह मैंने तमिलनाडु बोर्ड वाली जो बुक आती है, मैंने उसको कंसल्ट किया था। तो ये एक बहुत पर्सनल चॉइस होती है। बुक लिस्ट ऐसी कोई चीज नहीं है जो कैंडिडेट्स को पता नहीं है कि ये वाली बुक्स रेफर करनी है या नहीं करनी है। आई थिंक इट इज अ वेरी जी। पर्सनल चॉइस। वो खुद अपनी चॉइस के हिसाब से किसकी लैंग्वेज उनको ज्यादा बेटर समझ आ रही है, किसमें उनको कंटेंट ज्यादा बेटर लग पा रहा है, जिसमें उनको ज्यादा अच्छे से वो उसको अपने अंदर इनग्रेन कर पा रहे हैं। क्योंकि मकसद ये जी। नहीं है कि आप बस उसको वहां पे जाके लिख के आए, वो क्वालिटीज वो ऑफिसर्स में भी डिमांड करता है पीएससी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत पर्सनल चॉइस होती है। बुक लिस्ट सारी अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आप अपने हिसाब से जाके चॉइस बनाइए। बट ये है कि हाँ, हर सब्जेक्ट का 1 at max 2 सोर्सेज रखिए, उससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल सोर्सेज कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके। तो और एक चीज़ है, जो ऐसे सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम्स को क्रैक करते हैं, उनके बारे में माना जाता है कि वो बिल्कुल सोशल नहीं होते, सोशल मीडिया हो, इंटरनेट हो, उनसे बिल्कुल कट ऑफ करना होता है। आपको क्या लगता है, ये किस हद तक सच है, ये बात? देखिए, सोशल मीडिया तो अब ऐसी चीज हो गई है ना कि कहीं कोई अमेरिका में भी कुछ कर रहा है तो आपको पता चल रहा है। तो जी। एक मैं बोलूंगी कि एडेड मेंटल प्रेशर तो जरूर रहता है। अगर आप बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब चल रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक आप अपने क्या कहते हैं कलीग्स को देखते हैं, तो आपको आपको भी लगता है कि काश मैं भी एक इजियर पाथ चूज कर लेता, या मैं भी जी। सेटल जल्दी हो जाता। तो ये नई लाइन जो इतना डिमांड करती है इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, इस लाइन को शायद नहीं चूज करता तो शायद मैं खुश रहता या बेटर रहता। बट अगर आपने ये ठान लिया है कि आपको ये एग्जाम निकालना है, तो थोड़ा सा आपको रिस्ट्रेन करना पड़ेगा सोशल मीडिया का यूज भी। और इनफैक्ट आपको थोड़ी सोशल लाइफ भी थोड़ी सी, मैं कहूंगी बिल्कुल नहीं, बट थोड़ी सी जी। आपको कम करनी पड़ेगी। जो डेली बेसिस पे पार्टीज वार्टीज वो सब थोड़ा जी। कम करना पड़ेगा। और मैं पर्सनली खुद टेलीग्राम पे ही रहती थी, क्योंकि उस पे मटेरियल और ये सब की जी। ग्रुप्स बने हुए थे, जहाँ पे आप ऑप्शनल अपना डिस्कस कर सकते हो,
क्वेश्चन पेपर शेयर होते थे, तो टेलीग्राम पे मोस्टली आई वाज एक्टिव, बाकी सब मैं कहीं पे भी एक्टिव नहीं थी। ओके। तो और एक चीज है, हम कह सकते हैं इसको, ये बहुत लोग मानते हैं कि खाली जो स्टूडेंट्स जो मतलब एकेडमिकली बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, खाली वो ही ये जेकेएस या सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं। आपका इस पे क्या कहना है? देखो मैम, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पीएससी ने खुद अपनी एक रिक्वायरमेंट दे रखी है ग्रेजुएशन की परसेंटेज की, और ऐसा जी। नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल एवरेज, या मैं खुद एक अबव अबव एवरेज टाइप स्टूडेंट रह चुकी हूँ, मैं भी कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टूडेंट नहीं थी। तो जी। मुझे ऐसा लगता है कि आपका कोई भी सब्जेक्ट टाइम डिमांड करता है। आप किसी भी जी। सब्जेक्ट पे जितना ज्यादा टाइम देंगे, आप उसमें उतने ज्यादा प्रोफिशिएंट होते जाएंगे, और उतना बेटर उसको जानेंगे, और उसको उतना बेटर डिलीवर भी कर पाएंगे। तो अबव एवरेज स्टूडेंट होना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होना, ये बहुत सुपरफिशियल टाइप की बातें हैं। इट हार्डली मैटर्स कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हो, अगर प्रोवाइडेड कि आप एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ सिटिंग दे दो अपने सब्जेक्ट को, तो जी। दैट इज। हाँ। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, व्हाट इज द एवरेज टाइम दैट वन शुड इन्वेस्ट इन स्टडीइंग व्हाइल प्रिपेयरिंग? On a daily basis, 8 to 9 hours is more than enough, more than sufficient time. बट उस ज्यादा भी कभी कभी चला जाता था, जैसे मेरे साथ यही होता था कि कभी कभी 10 10 12 12 घंटे भी चले जाते थे। एग्जाम के पास तो 14 भी गए। बट कभी कभी बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, तो किसी दिन नहीं भी बिल्कुल पढ़ाई की, बिल्कुल छुट्टी ले ली, या 2 घंटे या 3 घंटे जी। भी होता था। बट इसमें जी। एक चीज रहती है कि ये एक रेगुलर नहीं होना चाहिए इसमें, लाइक इट शुड बी वंस इन अ ब्लू मून हो गया कभी, ठीक है, महीने में एक बार हो गया, बट रेगुलर बेसिस पे 8 to 9 आवर्स डेली होना चाहिए। ओके। सो देखिए, जैसा कि मैंने बिल्कुल इंट्रोडक्शन में ही कहा, अराउंड 20,700 समथिंग एप्लीकेशन एस्पिरेंट्स ने अप्लाई किया था, और हर साल कई लोग अप्लाई करते हैं, बट सक्सेस इसमें एक ही अटेम्प्ट में सबको नहीं मिलती है। सो आपकी क्या सजेशन रहेंगी उन एस्पिरेंट्स को जो अभी फिर से प्रिपेयर कर रहे हैं? देखिए, जो भी इस एग्जाम के लिए सीरियसली प्रिपेयर करता है वो ये जानता है, मुझे ऐसा लगता है कि उसको ये चीज जान लेनी भी चाहिए कि आप नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो कितने बैठ रहे हैं, ये सब बहुत इररेलेवेंट बातें हैं। मतलब मुझे ऐसा जी। लगता है कि आप यू शुड बी कंसर्न्ड विद योर आंसर्स, विद योर जी। अटेम्प्ट, विद योर ओन, किस टाइप से आप आंसर लिख पा रहे हो, किस तरह से आप डिलीवर कर पा रहे हो, विद योर ओन प्रैक्टिस, जी। कि आप अपनी किस लेवल पे परफॉर्म कर पा रहे हो। आपको आप उसका एक अच्छा जज बन जाओगे ना, तो आपको ये जी। सीट्स कितनी है और कैंडिडेट्स कितने अप्लाई कर रहे हैं, स्केलिंग हो रही है नहीं हो रही है, कौन सा ऑप्शनल बेटर परफॉर्म कर रहा है, ये सब जी। बिल्कुल मैटर नहीं करेगा। तो आपको अपनी अटेम्प्ट और परफॉर्मेंस उस पे फोकस करना चाहिए, रादर देन दीज इश्यूज। मुझे लगता है ये बहुत इररेलेवेंट है। ओके। तो जो हम कह सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि सजेशन क्या रहेगी उनके लिए, तल भी कि आप खुद पे फोकस करें, राइट? एक तो ये तो है ही है, खुद पे फोकस करें। मैं जी। मतलब अब क्योंकि मेंस आ रहा है 20 फेब से है शायद, तो जी। मैं यही बोलूंगी कि जो कैंडिडेट्स हैं वो रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहें अपने मॉक्स 3 घंटे में। इवन अननोन आंसर्स जो एकदम से एज अ शॉकर आ जाते हैं कि अरे इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो वो जी। वाले क्वेश्चंस जो अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस हैं उनको आप प्रैक्टिस करें, एक हैबिट में डालें कि हाँ, पेपर में अगर 20 क्वेश्चन में से 5 भी आउट ऑफ द ब्लू आ गए, तो उनको कैसे हम्म। हैंडल किया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा मॉक्स दें, प्रैक्टिस करें, रिविजन्स करें, तो जी। दैट विल हेल्प। जी। ओके, थैंक यू फॉर दिस लवली कॉन्वर्सेशन। आपको बहुत शुक्रिया कश्मीर लाइफ से जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम।